वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है? विपिन जी, विपिन जी वॉइस आ रही है? ओके, विपिन जी वॉइस आ रही है? वॉइस जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वॉइस क्लियर है जी। तो विपिन जी, ये एक हमारी स्ट्रेटजी बताने का प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ बताने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी वगैरह होती है एमपीपीएससी में, किस तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम बता सकते हैं, छात्रों की मदद कर सकते हैं कि वो एमपीपीएससी की तैयारी किस तरह से करें। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ जिससे बेहतर तरीके से हम बात आरंभ कर पाए। जी। मैं अभिषेक खरे हूँ। मैं विगत 25 वर्ष से एमपीपीएससी और यूपीएससी के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट एमपीपीएससी में टॉपर रह चुके हैं। इसके अलावा 3rd 7th रैंक जैसी रैंक ला चुके हुए हैं। यूपीएससी में 40, 127, 202, 268 रैंक ऑलरेडी ला चुके हैं स्टूडेंट मेरे। और मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं एमपीपीएससी के लिए और मैं लिटरेचर कैटेगरी में दर्ज हूँ। इसके अलावा एमपी रत्न अवार्ड भी ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है। और इसके अलावा अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग राज। अब थोड़ा सा विपिन जी आप अपने बारे में ब्रीफ एक आइडिया दे दें तो फिर हम चर्चा आरंभ करते हैं। जी, मैं विपिन जैन, मैं लास्ट 10 ईयर से मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में। मैं 7 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 2 सब्जेक्ट में नेट हूँ, फिलोसफी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सागर यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके अलावा मैं लगभग 5 से 6 ऑप्शनल, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चला करते थे, लाइक इसमें फिलोसफी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे जिनको मैं ऑप्शनल के तौर पर विशेष रूप से दिलाता था। और अभी भी मैं वर्तमान में अध्यापन कर रहा हूँ। अभी अनअकैडमी पर मैं न्यू हूँ। आप मतलब आप मेरे से सीनियर हैं निश्चित रूप से इस मामले में अनअकैडमी पर। तो मैं आपसे भी इसमें देखना चाहूँगा, सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपकी भी बात सुनना चाहूँगा और अपने लर्नर्स को लाभान्वित करना चाहूँगा कि वो निश्चित रूप से हमारे ज्वाइंट स्ट्रेटजी के थ्रू सक्सेसफुल हो। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी इंस्टीट्यूट सिर्फ सिविल सर्विसेज पर ही रही है, तो अच्छे लेवल पर रैंकर्स रहे हैं, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और लगभग हर एक लेवल पर। तो बस ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी, प्रोपेगेंडा वगैरह, कभी थोड़ा सा पब्लिसिटी वगैरह मैंने हाईलाइट, लाइमलाइट नहीं हो पाया। तो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर अभिषेक जी, और हम दोनों मिलकर अपनी स्ट्रेटजी अपने लर्नर्स को शेयर करने के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। जी जी। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि अगर एमपीपीएससी की बात करें तो जो पहला मुझे लगता है पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना आवश्यक है, सबसे पहला टाइम है कब आरंभ करें। अगर हम पहला पॉइंट उठाते हैं, पहला प्रश्न कि हम किसी भी छात्र को एमपीपीएससी की तैयारी कब आरंभ करना चाहिए, तो ये अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसकी तैयारी कब से आरंभ करना चाहिए। तो विपिन जी थोड़ा सा इस बारे में आप अपने अनुभव जो भी हैं या आपको लगता है कब से उसे आरंभ करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं, फिर इस पे आगे हम बढ़ते जाएंगे, अगले क्वेश्चन भी लेंगे। बताएं। जनरली सर मेरा मानना है, मैं सभी लर्नर्स को भी ये कहूंगा कि एक मिनट, थोड़ा सा कुछ पेन टेप कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आपका वो नहीं चलेगा। अच्छा, मेरा नहीं चलेगा। आपका नहीं, सिर्फ वो आपको कुछ बोलेंगे तो मैं यहाँ टाइप लिख दूंगा। जी जी जी, मतलब मेरा चलेगा। मेरा मानना है कि जनरली यूपीएससी और जो एमपीपीएससी जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में हम देखते हैं कुछ लोग तो पहले से ही अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, लाइक 10th 11th से ही उनका टारगेट सेट हो जाता है। कुछ लोग आफ्टर 12th प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है लोगों की क्वालिटी पर, लोगों के पोटेंशियल पर, लोगों का टारगेट कितनी जल्दी उन्होंने सेट कर लिया है।
और निश्चित रूप से जो जितना जल्दी इस मामले में अवेयर हो जाएगा, जितना जल्दी अपना गोल सेट कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। हाँ, ग्रेजुएशन के लेवल पर यदि हम कहें तो यदि आपका ग्रेजुएशन के बाद आपको आगे जाना है तो निश्चित रूप से आफ्टर 12th का 3 ईयर का सीरियस प्रिपरेशन बहुत उपयुक्त रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा मुझे भी लगता है कि कम से कम छात्रों को अपने फर्स्ट ईयर से ही प्लान बना लेना चाहिए कि उन्हें एमपीपीएससी देना है, सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो ये प्लान उन्हें अपने फर्स्ट ईयर से ही बना लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर वो 10th से या 12th से इसे बना पाएं तो और भी अच्छा है, अगर वो 10-12 क्लास से भी इसे बना पाएं, क्योंकि देखिए आज कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा संख्या में आप देखते हैं एमपीपीएससी को लगभग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट भाग लेते हैं इसमें। तो 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट में आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा से मेंस में 15 गुने, पोस्ट के 15 गुने टोटल सिलेक्शन होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है एवरेज पोस्ट हमारे यहाँ लगभग 500 आती हैं, यानी मेंस में सिलेक्शन प्री से होगा लगभग छात्रों का 7,500 का, और मेंस से इंटरव्यू के बीच में जो सिलेक्शन होता है वो लगभग होता है 3 गुने का, यानी 1500। तो अगर आपको 3 लाख में से टॉप 1500 में आना है, 3 लाख में से 1500, तो इसका मतलब है आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, जितना जल्दी इस प्रिपरेशन को शुरू कर लेंगे, उतना ही बेस्ट है आपके लिए। तो इस बात पे तो हम दोनों ही सहमत हैं कि जितना जल्दी आप शुरू करें, जैसा अगर 10th में कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं है तो 12th या फर्स्ट ईयर से हर हाल में आपको तैयारी का आरंभ कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना समय एक्स्ट्रा आपको मिलेगा उतना लोगों के कंपटीशन से आप आगे निकलते जाएंगे। अदरवाइज जितना लेट शुरू करेंगे, स्पेशली जो मैंने एक ट्रेंड देखा है ऐड आने के बाद, एमपीपीएससी का ऐड आता है तो बहुत सारे मौसमी लोग खड़े हो जाते हैं, और स्पेशली वो मौसमी छात्र की अपेक्षा उनके पेरेंट्स उन्हें धकेल के भेजते हैं कि जाओ आप पीएससी की तैयारी करो, ऐड आ गया। तो ये ध्यान रखिए सभी छात्रों को, मेरा कहना है छात्रों की वो कभी कंपटीशन में होते ही नहीं है। ऐड आने के बाद जो तैयारी कर रहे हैं लोग, वो किसी कंपटीशन में कभी नहीं होते, वो होते ही नहीं है, वो जस्ट भीड़ का हिस्सा है। तो मेरा सजेशन सभी छात्रों को है कि आप लोग, जो मैं भी बोल रहा हूँ, विपिन जी भी बोल रहे हैं, कि 10th-12th बेस्ट टाइम होता है, और अगर इसमें लेट हो गए तो फर्स्ट ईयर तो हर हाल में हमें आरंभ कर ही लेना चाहिए। और बहुत लेट है, अगर बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं तब भी मुझे लगता है एटलीस्ट कुछ शायद टेक्निकल इशू डेली कर पाए, तो ये मुझे लगता है एक बेस्ट तरीका है। और ये बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि कई छात्र हैं जो गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं, कई बार परीक्षा देते हैं, लेकिन उन्हें बेसिकली समझ में नहीं आता कि उनकी जो उन्होंने बेस बनाया 3-4 साल की तो तैयारी का उनका बेस नहीं है, इसलिए परेशानी आ रही है। तो ये एक जरूरी है। क्वेश्चन एक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ है, स्ट्रेटजी में क्या चेंज होना चाहिए? तो राज ने क्वेश्चन पूछा विपिन जी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ है, यानी 2020 की बात कर रहे हैं वो, कि 2020 में चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति में क्या चेंज होना चाहिए? बिल्कुल। तो पहले मेरा ये कहना है राज की जो चेंज हुआ है पहले हम आपको वो बता दें, मेरे पास वो ऑलरेडी है, चेंज क्या हुआ है तो उनको देख लेते हैं पहले। ये मैं आपको आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ये स्लाइड। पहले तो विपिन जी आप भी देखें ये स्लाइड, एमपीपीएससी 2020 में क्या चेंज हुआ है जी। राज स्पेशली आप देख लें, इसमें चेंज ये हुआ है कि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया है, SC/ST एक्ट हटा दिया गया है, ह्यूमन राइट एक्ट हटा दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दिया गया है, एंड ऐसे के पेपर में एक ऐसे भी कम कर दिया गया है। तो ये हो गया है माइनस, और जो प्लस किया गया है वो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का विस्तार किया गया है, और इसमें रियासतों को जोड़ा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जोड़ा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दिया गया है, फिलॉसफी जोड़ा गया है, सोशियोलॉजी जोड़ा गया है, और भूगोल से जुड़ी हुई नई तकनीक GIS टेक्निक को जोड़ा गया। तो सभी छात्रों के लिए विपिन जी थोड़ा सा बताएं कि ये चीज जो जोड़ी है, जो क्वेश्चन राज पूछ रहा है कि किस तरह से अब हमें तैयारी करना चाहिए, जो ये ऐड हुआ है। जी देखिए राज, मैं आपको बता दूं कि जनरली जो सिलेबस है वो पहले भी वास्ट था और आज थोड़ा सा और स्पेशलाइज्ड मैनर में आ गया है। यदि हम देखें
कि जो सिलेबस हुआ करता था उसमें भी हम आ रहा है। 2013 के बाद से ऑप्शनल को हटा दिया गया और 2014 से जो सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस से जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट देयर इज नो ऑप्शनल बट ओशियन ऑफ जनरल स्टडी। एक जनरल ओशियन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी का एक जो जनरल स्टडी है उसमें अपने आप में एक महासमुद्र है। और पहले भी वो विषय थे, बस उनको नेम थोड़े थोड़े चेंज करके यहाँ न्यू सिलेबस में उसको डिजाइन किया गया है। लाइक यदि हम फोर्थ पेपर की बात करें तो फोर्थ पेपर को हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से जानते थे, लेकिन आप समझते होंगे राज और सभी लर्नर्स कि दिस इज नॉट ओनली द बास्केट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ये केवल 3 विषयों की एक बास्केट नहीं हो सकती, एथिक्स और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड। और आज एमपीपीएससी ने उसमें वेरिएशन करके थोड़ा सा और डेप्थ में उसको किया है, जिसका सब्जेक्ट का पेपर का नेम चेंज कर दिया है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका नाम ये कर दिया गया है फिलॉसफी। अब थोड़ा सा वाइडर इसमें कर दिया गया है। लाइक जैसे फिलॉसफी में हम देखें तो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी जो पहले नहीं हुआ करता था सिलेबस में, जैसे कि चारवाक है, जैनिज्म हुआ करता था, महावीर, बट वो महावीर एक थिंकर के रूप में थे, बट अब उसको फिलोसॉफिकल लेवल पर पढ़ना है। जैसे मैं थोड़ा सा और इस पर डिटेल डिस्कस करूं तो जैसे जैनिज्म में पहले आपने थोड़ा सा पंच महाव्रत पढ़ लिया, 3 ज्वेल्स पढ़ लिए, 3 रत्न पढ़ लिए, या थोड़ा सा अनेकांतवाद थ्योरी पढ़ लिया। अब आपको फिलोसॉफिकल लेवल पर थोड़ा जाना होगा, लाइक बॉन्डेज एंड लिबरेशन, बंधन मोक्ष की अवधारणा है, या उनके और भी जो टेक्स्ट हैं उसमें क्या कहा जाता है। जो फिलोसफी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो एस्पिरेंट जिस लेवल से तैयारी करता था उस लेवल से जाना पड़ेगा और गो थ्रू फिलोसॉफिकल बुक्स, स्पेशली जैसे लाइक HP सिन्हा है, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा, फिलोसफी में आप जा सकते हो। उपाध्याय की बुक है वेस्टर्न फिलोसफी में, हालांकि वेस्टर्न फिलोसफी इसमें ऐड नहीं किया गया है, केवल सोक्रेटिस है, प्लेटो है, और आपका एक थर्ड वन है एरिस्टोटल। पहले सोक्रेटिस नहीं हुआ करते थे, ओनली प्लेटो, एरिस्टोटल हुआ करते थे। तो थोड़ा सा मैं इस पे फिलोसफी पर डिस्कशन करूंगा और आप इसको डिटेल में जा सकते हैं। और इसके अलावा समाजशास्त्र, जो यदि हम कहें जो आपका GS 2 पेपर है, तो GS आई थिंक 2 में है, जी हाँ GS 2 में है सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, उसको साथ में रखा गया है। तो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही है, कुछ एक एक दो यूनिट हैं जो स्पेशलाइज्ड मैनर में जोड़ी गई, लाइक कास्ट सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, जो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्पेशली ऐड किया गया है। बाकी सिलेबस आप देखोगे अभी भी सिलेबस लगभग 70 to 80%, 70 to 75% सेम है 2019-20 में। और यदि कि आप क्वेश्चन का डिफरेंस भी यहाँ पे चेंज हो गया है, लाइक 3 मार्कर्स है, 5 मार्कर्स हैं एंड 11 मार्कर्स हैं। पहले जो 2019 के सिलेबस से आप परिचित होंगे कि 3 मार्कर्स हुआ करता था, 6 मार्कर हुआ करता था एंड 15 मार्कर्स हुआ करता था। तो पर यूनिट से पहले ये होता था कि भाई ये यूनिट में तो ये 3 मार्क्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अब जो है आपको हर यूनिट से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आना है, हर यूनिट से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आना है, 2 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा जो स्ट्रेटजी उसमें दी गई है 2 आई थिंक मेरे सामने सिलेबस में रखा है, इसमें 2 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो आपको हर यूनिट पे समान रूप से ध्यान देना होगा। अभी से सर और बताएंगे उसके बारे में डिटेल। जी जी, एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए सर शॉर्ट में स्ट्रेटजी बताइए। चलिए, तो प्रीलिम्स की शॉर्ट में स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसकी भी मेरे पास एक स्लाइड है, तो स्लाइड के माध्यम से ही हम आपको इस पे बताते हैं। ये है हमारे प्रीलिम्स का राज। अगर हम प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो ये हमारी पूरी स्लाइड है, ये सार है पिछले 4 साल का। तो एक चीज, पहली बात हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी लेता क्यों, हम इसको समझ लें पहले। तो इसके लिए मूल रूप से 2-3 कारण हैं जिसे समझना आवश्यक है। कारण नंबर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लेने का, इसमें वो ये देखना चाहते हैं कि छात्र ने जो सिलेबस है उसे पूरी तरह से कवर किया है कि नहीं, यानी पूरी तरह से सिलेबस को पढ़ा है, समझा है कि नहीं।
तो पहला उद्देश्य होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कि छात्र का जो ज्ञान का स्तर है, जो नॉलेज का स्तर है, जो उसका डीप नॉलेज है, यानी सिलेबस की समझ है, उसे वो पूरी तरह से समझ पाया है या नहीं समझ पाया। इसीलिए एमसीक्यू बेस्ड ये पैटर्न होता है जिसमें सिलेबस का लगभग हर हिस्से को कवर कर दिया जाता है। तो पहली बार आपके ज्ञान के स्तर को, छात्र के ज्ञान के स्तर, उसकी गहराई और सिलेबस को उसने पूरी तरह से कवर किया है या नहीं किया है, ये देखने के लिए ली जाती है प्री। ये पहला रीजन। रीजन नंबर 2 होता है कि एमपीपीएससी 3 लाख छात्र इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो 3 लाख छात्रों के द्वारा दी गई परीक्षा के अगर वो 6 पेपर सबके चेक करने लगेंगे और मेंस लेंगे डायरेक्ट, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो छटाई परीक्षा के रूप में, यानी स्क्रूटनिंग एग्जाम के रूप में भी इस परीक्षा को वो लेते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, स्क्रूटनिंग एग्जाम के रूप में एमपीपीएससी इस परीक्षा को लेती है और इसमें से सीरियस कैंडिडेट को वो छांट लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि होते हैं केवल 7,500 आउट ऑफ लगभग 3 लाख स्टूडेंट। ये वो सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो सिलेबस को पूरी समझ रखते हैं, नॉलेज का लेवल उनका बहुत अच्छा है, सिलेबस कवर किया है, डीप नॉलेज है, उसे निकाल लेते हैं मेंस के लिए। तो ये मूल रूप से उनके 2 रीजन होते हैं, एक छटाई परीक्षा के रूप में, दूसरा छात्र के नॉलेज की गहराई और सिलेबस को कितना उसने कवर किया है इसके लिए। और फिर अगर हम देखेंगे कि अगर इन टॉपिकों को आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने पिछले 4 साल के टॉपिकों को निकाल के रखा है आपके लिए कि आपको जब प्री की पढ़ना है तो फोकस कहाँ पे करना है। देखिए, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी और एक होता है हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी होती है, बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि आखिर क्वेश्चन की जो संख्या है वो किस पर्टिकुलर पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। तो वो हो सकता है पर्यावरण में अपना ध्यान लगा रहे हो बहुत ज्यादा क्योंकि वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, या हो सकता है वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा आईटी में, जबकि क्वेश्चन इक्वली डिवाइडेड नहीं है पूरे सिलेबस में प्री के। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एमपीजी के, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। पिछले 4 साल के जो ये एक्चुअल क्वेश्चन है अगर आप उनको देखेंगे तो एमपीजी के से 18, 10, 30, यानी लगभग हम अगर इसे कहें तो 25% आपका प्री का सिलेबस, 25% क्वेश्चन आने की संख्या केवल एमपीजी के से। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं अपनी तरफ से एवरेज नहीं दे रहा हूँ, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर आपको तैयारी करना है तो पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि जो प्रश्न है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले प्रश्नों की संख्या किस तरह से 4-5 सालों में आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि हमें पढ़ते समय वेटेज किन टॉपिकों को देना है। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमपीजी के, टॉपिक नंबर 2 है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी ध्यान रखिए एंशियंट, मेडिवल और जो मॉडर्न है, तीनों पार्ट, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज देना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशियंट, मेडिवल से उतने क्वेश्चन नहीं आते, तो मॉडर्न पे वेटेज दीजिए। सेम है करंट अफेयर, सामयिक घटनाक्रम, 18, 29, 14, 8 औसत रूप से देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्पोर्ट्स, खेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। तो ध्यान रखिए जब आप पढ़ाई करेंगे, इनकी तैयारी करेंगे आप इनकी, तो आप स्पोर्ट्स पे भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। और स्पोर्ट्स में भी मजेदार चीज ये है कि क्रिकेट एमपीपीएससी का फेवरेट स्पोर्ट्स नहीं है। मतलब जब आप तैयारी करेंगे तो क्रिकेट पे उतना जोर नहीं देंगे, आप जोर देंगे हॉकी पे, टेनिस पे। मध्य प्रदेश पीएससी में सर्वाधिक स्पोर्ट्स से प्रश्न टेनिस से आते हैं, फिर हॉकी से आते हैं, टेबल टेनिस से आते हैं, क्रिकेट से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो अगेन हार्ड स्टडी जो करेगा वो क्रिकेट रटता रहेगा, लेकिन उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो यही स्मार्ट स्टडी है। और चौथा टॉपिक देखेंगे ज्योग्राफी, पांचवा देखेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपको अपना फोकस रखना है फिजिक्स में। तो ये एक हार्ड स्टडी, एक स्मार्ट स्टडी का तरीका है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो ये है तरीका। तो प्री निकालना है तो ये जो फर्स्ट कोर जीएस के टॉपिक हैं, फर्स्ट 5, ये कोर जीएस है, ये फर्स्ट 5 पे फोकस करना है। एक कोर जीएस का एक पार्ट जो है, आप छठवा भी ले सकते हैं राजव्यवस्था, लेकिन ध्यान रखिए कि जो अर्थव्यवस्था वाला पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी, वो इतना इंपॉर्टेंट एमपीपीएससी के लिए नहीं है, इतने क्वेश्चन नहीं आते, 4, 6, 2, 1, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये जो 6 हैं टॉप 6 कोर जीएस के टॉपिक हैं, फोकस इन्हीं पे करना है, ये ध्यान रखिए। ये बेसिक है। बाकी फिर ध्यान रखिए कि ये 2 टॉपिक निकाल दिए गए हैं, SC/ST एक्ट और मानवाधिकार अधिनियम,
ये 2020 के सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं और इसकी जगह जोड़ दिए गए हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन। तो 10 टॉपिक हैं प्री में जो आपको पढ़ना है 2020 के लिए, लेकिन पढ़ते समय किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वेटेज कहाँ देना है पढ़ाई करते समय, वो देख लीजिए। तो इस चार्ट से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए विपिन जी, थोड़ा सा आप और इस पर लाइट डालिए कुछ और इसका। जी जी, देखिए प्रीलिम्स पर अभिषेक सर ने मुझसे कहा है बोलने के लिए। तो प्रीलिम्स जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ओनली प्री को ही फोकस कर लेते हैं। एक उनका अनसक्सेस का कारण ये भी है, फेलियर का कारण, कि ओनली प्री को फोकस करते हैं। जब वो शुरुआत करते हैं, अक्सर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रहती हैं, वो ऐसा विज्ञापन भी देती हैं कि आप आइए और 3 महीने में प्री निकालिए। तो मैं जनरली तो जो पब्लिकली चलता है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 2-3 महीने में प्रीलिम्स हो सकता है निकल भी जाए, कभी कभी फॉर्चुनेटली हो जाता है लोगों का। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप कंप्लीट डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझने का प्रयास करिए। आपकी कंप्लीट डिमांड है मेंस, इंटरव्यू एंड प्री। प्री ठीक है, स्क्रूटनी एग्जामिनेशन है, छटनी परीक्षा है, जैसा कि सर ने अभी एक्सप्लेन भी किया है कि आपको इसमें देखा जाता है कि आपने कितना चीजों को पढ़ा है, वाइडर लेवल पर समझा है। क्योंकि प्रीलिम्स में देखा जाए तो बहुत लिमिटेड बाउंड्री नहीं होती, मेंस में फिर भी थोड़ी सी बाउंड्री हम बना पाते हैं, विशेष रूप से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट टाइप में मेंस की भी बाउंड्री बना नहीं पाते हम। वेरी शॉर्ट टाइप कभी भी कैसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप यदि प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे। बट एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि लोग ओनली प्री से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जिसके कारण वो यदि सिलेक्ट हो भी जाते हैं तो फिर वो मेंस के लेवल पर रुक जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट और मतलब मेरा जो एक मेरी स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपकी प्रिपरेशन कायदे से अपोजिट इन्वर्टेड लेवल पर मैं बिलीव करता हूँ कि पहले अपना चरित्र डेवलप करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में आइए, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एसिमुलेट करिए, आत्मसात करिए, फेथ रखिए उन सभी लीडर्स के प्रति, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के प्रति, फिलॉसफी के प्रति, एथिक्स के प्रति, सोशल वैल्यूज जो हैं हमारे, और साथ साथ रिसर्च लेवल, लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट पर पढ़ने से पहले इनके प्रति फेथ, आस्था डेवलप कीजिए कि सही है। और हम एक ब्यूरोक्रेट, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनने से पहले एक नागरिक का मतलब समझिए। और पहले वो आपके अंदर जब कैरेक्टर आ जाएगा, निश्चित रूप से वो एटीट्यूड आ जाएगा, वो मनोवृत्ति निर्मित हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फिर आपको वो सारा सिलेबस अच्छा लगने लगेगा। और फिर आप मेंस पर प्रिपरेशन करिए, सीरियस प्रिपरेशन करिएगा 2 ईयर का। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए मोटा हिसाब है, पेशेंस भी रखना पड़ता है इस एग्जाम में कभी कभी। तो जो एकदम बिगिनर है उसको एटलीस्ट 2 ईयर लग जाते हैं। तो वो टॉपिक वाइज टू द पॉइंट नोट्स बनाए, गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको इसलिए जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, कि एनसीईआरटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड जो स्पेशल बुक्स होती हैं उनको समझने में मदद करती है। एनसीईआरटी को आप सब कुछ नहीं मान सकते कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो हो गया। ये स्टैंडर्ड बुक्स को, यदि आप एनसीईआरटी 6 to 12 पे चले जाएंगे, गो थ्रू एनसीईआरटी, फिर आप जाओगे बिपिन चंद्रा पे, या आप एम लक्ष्मीकांत पे गए, या झा श्रीमाली पर गए, या एथिक्स पे एच पी सिन्हा पे गए, तो वो चीजें इजीली समझ में आएंगी। और वहां से जब आप मेंस की स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे तथ्य मिलेंगे। तथ्य एनालिसिस दोनों से होकर आपको गुजरना होगा, और जब तथ्य और विश्लेषण दोनों से होकर गुजरोगे तो प्रीलिम्स आपका इजी हो जाएगा निश्चित रूप से। सर ने जैसे जो टॉपिक कहे हैं, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न से आते हैं, निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ एक दो ऐसे गुगली जो एंशिएंट की भी ऐसी आ जाती हैं कि वो कभी कभी परेशान कर देती है। इसलिए मेरा कहना ये रहेगा कि आप पहले मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे। हाँ, एक रूटीन में एक बात रख सकते हैं कि हम डेली 25 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी हम जो सब्जेक्ट मेंस के लेवल पर हमने उठाया है उसको हम डेली 25 या 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू उस टॉपिक तक जरूर रखिए। अपने घर में एक स्मॉल लाइब्रेरी डेवलप करिए छोटी सी, कि इसमें प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके पास अवेलेबल हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हो, और मेंस पर फोकस करिए। जिस पेपर को आप अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ के उसको मेंस के नोट्स बनाइएगा, और वीक में 1 या 2 दिन या डेली जैसा भी आपको सूटेबल हो वैसा आप कम से कम 200 ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज है, उन पर फोकस कर लीजिएगा। और एमपी जो सर ने भी कहा है और मेरा भी मानना है, और सभी जो भी बेस्ट एजुकेटर होंगे उनका कहना होगा कि यदि प्रीलिम्स निकालना है आपको
तो एमपी के तो फैक्ट आपको कैसे भी करो, लर्न करो, रटो, वॉल रीडिंग करो, दीवारों पर कैलेंडर चिपका दो, देखते रहो, ब्रश करते देखते रहो, उठते बैठते देखते रहो, इंटरेस्ट के तौर पे, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो सटीक ज्यों के त्यों आते हैं। सेंसस का डेटा है तो ज्यों का त्यों पूछा जाएगा, आपको उन 4 में से एक ही विकल्प होगा सही। तो ये करेंगे। अब चलिए, एक प्रश्न है अक्षत का कि जो सिलेबस में टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिट 5 के राजवंश जितने हैं केवल उतने ही पढ़ना है और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, तो किस तरह से पढ़ें, ये मूल रूप से पूछना चाह रहा है अक्षत। तो हाँ, वो प्रिया एक्चुअली में जो लिखा है वो अक्षत है। तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अक्षत, सिंपल सी बात है, अगर वो सिलेबस दे रहे हैं, एमपीपीएससी आपको सिलेबस लिख के दे रहा है, बहुत सीधी सी बात है, अगर एमपीपीएससी ने आपको सिलेबस लिख के दिया है तो पहली चीज आप समझ लीजिए कि उसे ही कवर करना है, क्योंकि जब वो साफ साफ लिख के दे रहे हैं, और उसमें भी ध्यान रखिए 2020 मेरे ये 25 साल का जो मेरा अनुभव है उसमें, या 1996 से पढ़ा रहा हूँ, और इस 25 साल के अनुभव में ये मैंने पहली बार एमपीपीएससी के 2020 के सिलेबस को सबसे ज्यादा व्यवस्थित, क्लियर, साफ सुथरा सिलेबस देखा है पहली बार। इससे पहले क्या होता था, ये सिलेबस जारी करती थी एमपीपीएससी और हमें सिलेबस में बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता था, बिटवीन द लाइन, कि वो टॉपिक लिखते थे, अब आप समझो कि उसके अंदर क्या क्या आएगा। इस बार उन्होंने साफ साफ सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, सब टॉपिक दिए हैं, हेडिंग्स दिए हैं, सब हेडिंग दी है, यूनिट दिए हैं, क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिवाइड कर दिया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिवाइडेड किया है, क्लियर किया है। तो ये आपके लिए इतने अच्छा सिलेबस कब मिलेगा? तो आपको जरूरत ही नहीं, जब उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस यूनिट से इतने प्रश्न आएंगे, ये पर्टिकुलर प्रश्न यहाँ से आएगा, ये टॉपिक, ये हेडिंग, ये सब हेडिंग, तो जरूरत ही नहीं इसके अलावा कुछ पढ़ने की। तो फोकस करिए पूरी तरह से सिलेबस को, और उस सिलेबस को पढ़ने से पहले कम से कम 3 बार उस सिलेबस को पढ़ लीजिए। मैं बार बार सभी छात्रों से कहता हूं, जिनकी जो भी स्टडी टेबल है आपकी, उसके सामने 3 चीजें चिपकी हुई होना चाहिए। पहली चीज, आपका सिलेबस चिपका हुआ आपके स्टडी टेबल के अपोजिट में या साइड में होना चाहिए। नंबर 2, मैप्स, मैप में इंडिया, वर्ल्ड एंड एमपी, ये 3 मैप आपके सामने लगे हुए होना चाहिए, सिलेबस और इंडिया, वर्ल्ड, एमपी का मैप, ये स्टडी टेबल के अपोजिट में या साइड में लगे हुए होना चाहिए। तो ये जरूरी है, जिससे बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, या एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ लिया। तो मेरा साफ कहना है, इतने बढ़िया सिलेबस के साथ ये सिलेबस एमपीपीएससी ने 2020 में बहुत अच्छे ढंग से यूपी, पीसीएस, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, इन सबको कंपेयर करते हुए बनाया है। तो बहुत बढ़िया सिलेबस बनाया है। मैं तो बल्कि धन्यवाद दूंगा एमपीपीएससी को कि इन्होंने इतना बढ़िया सिलेबस बनाने की कोशिश की, क्रिस्टल क्लियर कर दिया हर चीज को। अदरवाइज हर साल हमें समझना पड़ता था कि ये इसका मतलब क्या है, बिटवीन द लाइन क्या चीजें चल रही। तो सजेशन सीधा अक्षर कि केवल सिलेबस को फॉलो करिए, उसके बाहर की जरूरत नहीं है। अब पिछले साल तक थी, इस साल नहीं है, ठीक है ना। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पिछले एक, क्या क्वेश्चन है के लिए कितना ठीक, एक क्वेश्चन है अक्षत का और कि फाइल 3 मार्कर 2020 के लिए कितना ठीक है, वेटेज कम या ज्यादा। तो विपिन जी, इनका क्वेश्चन है कि 3 मार्कर का जो क्वेश्चन है 2020 के अकॉर्डिंग, तो 19 से कंपेयर करते हुए बताना है कि ये इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ी है, इसका वेटेज बढ़ा है या कम हुआ है, ये बताना। देखिए 5 यूनिट यदि हम पेपर 1, पेपर 2 पर चर्चा करते हैं, तो जैसा उसमें बताया है कि जो 3 मार्कर्स हैं, वो जो सिलेबस है किसी भी पार्ट, जैसे एक पार्ट हमने देख लिया, वो 5 यूनिट में डिवाइड है। अब वो 5 यूनिट में डिवाइड है तो पर यूनिट से 3 क्वेश्चंस आने हैं आपको, वेरी शॉर्ट टाइम। तो आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन। अब पहले भी आई थिंक यही थे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे। तो इसलिए जो है वेटेज सेम ही है, बस ये है कि वर्ड लिमिट यहाँ पे कुछ कम कर दी है, मतलब और ज्यादा प्रिसाइज आपको आंसर लिखने की कोशिश करना होगी। वहां 30 वर्ड्स था और यहाँ पे 10 to 12 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत प्रिसाइज फॉर्म आपको सोचना पड़ेगा। कि आप जैसे हिंदी का सिलेबस पे आप जाते हो तो आपको वहां 2 चीजें पढ़ने को मिलती हैं जनरल हिंदी में, एक को बोलते हैं संक्षेपण और एक को बोलते हैं पल्लवन। ये दोनों कलाएं किसी भी तरह से अपने अंदर विकसित कर लीजिएगा।
क्योंकि यदि ये दोनों कलाएं विकसित हो गई तो ना केवल वो हिंदी का टॉपिक आपका फिनिश होगा, बल्कि आपको एवरी जितने भी पेपर है, ईच पेपर में आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप कैसी पूरा जो 100 वर्ड्स हैं उसको आप 10 वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या 10 वर्ड्स के जो है वो आप 200 या 300 वर्ड कैसे बना सकते हैं। सोचिए आप एथिक्स में जो पेपर है उसमें 3 मार्कर्स भी है, 5 भी है और 20 मार्कर भी है, और हर यूनिट से 20 मार्कर है। तो फिर सोचिए कि 20 मार्क में आपको कम से कम एटलीस्ट उसमें 500 वर्ड्स तो लिखना पड़ेंगे आपको। तो इसलिए ये जो 3 मार्कर का वेटेज जो प्रश्न हुआ है मुझसे, निश्चित रूप से ये सेम है वेटेज, बस आपको ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि आप इस यूनिट से ही 3 मार्क के ज्यादा उठेंगे, ये टॉपिक ज्यादा रहेगा। आपको हर टॉपिक को 3, 5 और 11 में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। उसी क्वेश्चन को 3 मार्क में कैसे लिखेंगे, सेम को 5 में कैसे लिखेंगे, सेम को 15 में कैसे लिखेंगे, ये जी जी, ये बहुत बढ़िया विपिन जी ने आइडिया दिया। अब एक अशोक का प्रश्न है, मैं पिछले 2 वर्ष से तैयारी कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की तब मेरी उम्र 30 वर्ष थी। मैं अब पूरी तरह से फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं सिविल से अलग क्या करूँ? तो अशोक एक बहुत सिंपल चीज है, जो एमपीपीएससी है और जो फॉरेस्ट सर्विस है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एप्टीट्यूड जो है वो उसके मार्क्स काउंट होते हैं। बस एक सिंपल और जो बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखिए। एमपी परीक्षा सेम होगी दोनों की, दोनों पेपर आपके फॉरेस्ट एग्जाम और एमपीपीएससी दोनों के होंगे, लेकिन जहां एमपीपीएससी में जीएस के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाती है प्री में, वहां फॉरेस्ट सर्विस में एप्टीट्यूड के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ एमपीपीएससी के लिए जो छात्र केवल एप्टीट्यूड को लाइटली पढ़ लेते हैं, बहुत जनरल तरीके से पढ़ते हैं कि बस पास हो जाएं, 40 नंबर आ जाएं, बाकी के लिए जरूरत नहीं, यहाँ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। तो यही एक बेसिक अंतर है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस तैयारी के दौरान। ये अशोक आपके लिए, यानी आप इसके साथ साथ एक और मेरा सजेशन है कि आप व्यापम की भी परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि लगभग आपकी तैयारी एप्टीट्यूड को बेहतर ढंग से आप करेंगे तो व्यापम की तैयारी भी आप कर लेंगे। तो व्यापम हुआ, पटवारी हुआ, इवन एसआई परीक्षा, पुलिस की जो एग्जाम है वो भी आप दे पाएंगे। तो टारगेट फॉरेस्ट के साथ साथ व्यापम और एमपी पुलिस वगैरह परीक्षा को भी रखिए, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा इस पूरे प्रोसेस में। ये मेरा सजेशन है आपको, सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, ओके, स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ना जरूरी है या नहीं? विपिन जी थोड़ा बताएं, स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए पढ़ना, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, एक दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि उसे पढ़ना चाहिए, बट ये है कि जो सिलेबस आप उससे मैच कर लीजिएगा, और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको स्पेशली फोकस करके पढ़ना चाहिए और नोट्स उन पर बनाना चाहिए। बाकी यदि आपको एक क्या होता है, हिस्ट्री हो, जैसे आप हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में जा रहे हैं तो चीजें आपस में वो लिंक्ड होती हैं, और यदि जब तक एक टॉपिक को ना समझा जाए ठीक ढंग से तो दूसरा टॉपिक भी थोड़ा अनसॉल्व रहता है। इसलिए आई थिंक थ्रू आउट रीडिंग कर लेना चाहिए, लेकिन जो टॉपिक में स्पेशल, जो आपके सिलेबस में स्पेशल चीजें हैं उनको ज्यादा बार बार पढ़ना चाहिए और उन पर नोट्स भी मेकिंग ज्यादा करनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं और आपको क्लियर की कर दूं अक्षर, स्पेक्ट्रम मूल रूप से ध्यान रखें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आते हैं, ये प्राचीन और मध्यकालीन के लिए नहीं आते हैं। तो आपको जो पढ़ते समय कोशिश करना है स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम आप पढ़ें बिल्कुल, ये जरूरी है, लेकिन कब पढ़ें वो इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम को आप अपनी तैयारी के शुरू में पढ़िए। जब आप तैयारी करते हैं तो उसके आरंभ में स्पेक्ट्रम आवश्यक है, लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं, अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच दे रहे हैं और आप रिवीजन के पार्ट में आ गए हैं, तब फिर स्पेक्ट्रम उतनी यूजफुल नहीं। फिर आप उस समय पढ़िए लूसेंट। इन चीजों को बेसिकली ध्यान रखिए। स्टार्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम यूजफुल है, आप उससे नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ लीजिए, लेकिन बाद में जब रिवीजन का टाइम आए तो फिर कोशिश करिए लूसेंट पढ़िए, क्योंकि एमपीपीएससी में ट्रेंड है लूसेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे ना चाहे लूसेंट आपके लिए यूजफुल है,
स्पेक्ट्रम आपके बेस का काम करेगी, लूसेंट आपके क्वेश्चन पैटर्न के लिए यूजफुल है। जो हमारे यहाँ आते हैं प्रश्न वो काफी लूसेंट से एज इट इज आ जाते हैं, और कई सालों का ट्रेंड है कि एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे अब मैं बात करूं, अगर आपके पास 2 साल हैं या एक पूरा साल है और आपने तैयारी शुरू की, तो मेरा सिंपल सजेशन है कि उस समय आप स्पेक्ट्रम से भी पहले बुक पढ़िए। स्पेक्ट्रम से भी पहले आप कुछ बेसिक बुक जो मॉडर्न की हैं, जैसे रोमिला थापर की बुक है, एएल वॉशम की बुक है, विपिन चंद्रा की बुक है, आप पहले इन्हें पढ़िए अगर आपका सफिशिएंट टाइम है। तो पहले ये बुक्स पढ़ लीजिए जो बेसिक बुक मानी जाती है मॉडर्न इंडिया की, और फिर आ जाइए आप स्पेक्ट्रम पे, और फिर बाद में आ जाइए लूसेंट पे। देखिए, जैसा मैंने कहा, कोर जीएस के टॉपिक में आप रिस्क नहीं ले सकते। इंडियन हिस्ट्री, एमपीजीके, साइंस टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एंड राजव्यवस्था, ये 5 कोर जीएस के टॉपिक हैं। तो इसमें मैं हमेशा छात्रों को सजेशन देता हूं, बाकी में आप पढ़े ना पढ़ें, लेकिन इनमें आप एनसीईआरटी और बुक्स जरूर पढ़िए। कोर जीएस के ये जो 5 टॉपिक हैं, इनमें जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका जब तक बेस नहीं अच्छा बनेगा तब तक आप एग्जाम निकालने के बारे में सोचिए मत। प्री मेंस कुछ नहीं निकलेगा। और सिर्फ आप एमपीपीएससी दे रहे हैं, ये मैं मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और यूपीएससी देने की भी कोशिश करेंगे। तो फिर उसके लिए बेस जरूरी है। एटलीस्ट आपका कोर जीएस के टॉपिक में बेस बहुत आवश्यक है। तो कोशिश करें इनको बेस से पढ़ें, और बेस बनाने के बाद आगे बढ़िए। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने पहला प्रश्न लिया था हमने विपिन जी ने, कि 1 साल तो कम से कम आपको 100% 6 to 8 आवर्स डेडिकेटेड करना पड़ेंगे पढ़ने के लिए। और ये 1 साल होंगे 24/7। यानी यहाँ ये ब्रेक नहीं है कि आप त्योहार में चले गए, दोस्तों के उसमें चले गए, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं और फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 24/7 आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो एनवायरनमेंट 6 to 8 आवर में जब आप क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। और मेरा कीवर्ड है जो मैं हमेशा बोलता हूं, वो है, आप लोगों को पता ही है, स्टडी अज्ञातवास फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए आप स्टडी अज्ञातवास लीजिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, दोस्तों से दूरी बनाइए, रिश्तेदारों से बनाइए, फंक्शन से बनाइए, हर चीज से दूरी बनाइए 1 साल, और इसका रिजल्ट आएगा आपके 60 सुरक्षित साल। क्योंकि 25 साल के आप हो चुके हैं और 80-85 साल से ज्यादा जीने की कोई संभावना किसी की नहीं है, तो 60 साल ये आपके सरकारी जॉब में सुरक्षित हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ 1 साल डेडिकेटेड 6 to 8 आवर एमपीपीएससी के लिए तैयारी के लिए दिए। 100% निकलेंगे, ऐसे कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके निकलने से। 8 घंटे रोज, सिर्फ 1 साल, 60 साल अगले सुरक्षित, सरकारी नौकरी मिली, स्थायित्व आ गया, सामाजिक आपको सुरक्षा मिल गई, बढ़िया आपका टेंशन फ्री लाइफ निकलने लगी, सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए इसे आवश्यक है समझ, तो इसे ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए, स्टडी अज्ञातवास तो ये मेरा ही खोजा हुआ शब्द है। इस बारे में कुछ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। मैंने स्टडी जो अज्ञातवास का बोला है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब हम कहें 90s का जो टाइम, जिस समय लोग प्रिपरेशन करते थे, 2010 तक का जो टाइम था, उस समय इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था। उस समय एक कंपनी बहुत मैंडेटरी होती थी कि भाई कम से कम 2 लोग या कॉमन गोल पर्पस वाले हो और अच्छे से वो तैयारी करें। लेकिन आज जब से इंटरनेट का जमाना आ गया है, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है आपके सामने, इसमें क्या हो रहा है कि आपको अज्ञातवास में चले भी जाते हो ना, तो भी आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑटोमेटिकली। आप कई टीचर से यहाँ जुड़ते हो, बातचीत करते हो। इसलिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि पूरा ये तो एक तरह की तपस्या है और आपको करनी होगी। तपस्या हमेशा एकांत में ही होती है और निश्चित रूप से इसको अज्ञातवास का नाम दिया जा सकता है। मैं सहमत हूँ इससे। एक क्वेश्चन है, राज ने पूछा है, सर फिल्म्स में 2017 में करंट के क्वेश्चन और एमपी से कम है, करंट से ज्यादा क्वेश्चन एमपी से कम है। 18 में करंट से 2 ही प्रश्न है और एक राज, मुझे लगता है थोड़ा सा इसे हम एक बार देख लें। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। एक सेकंड, कितने क्वेश्चन आए थे ये देखिए। करंट अफेयर के एक्चुअल क्वेश्चन आप देखिए, ये 2016 में आए हैं। 2016 में प्रश्नों की संख्या है 18, 2017 में प्रश्नों की संख्या है 29, और इस 29 में मुझे आज भी याद है 11 प्रश्न थे स्पोर्ट्स से।
2018 में 14 प्रश्न है और 2019 में 8 प्रश्न है। तो पहली बात राज ध्यान रखिए, करंट अफेयर किसी भी तरह से आपके जो पढ़ाई है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसकी महत्व कम या ज्यादा है। इसका महत्व हमेशा रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे सरकार ने, अगर आपने ध्यान दिया हो, सरकारी नौकरियों का जो पैटर्न बदल रहा है उसमें वो चाह रहे हैं ऐसे छात्र आए अब उनके पास जो रेडी हों, बिल्कुल जो ना सिर्फ थ्योरी समझते हो बल्कि प्रैक्टिकल भी समझते हो, वो जागरूक भी हो। इसीलिए प्रश्नों का जो स्तर है, जो तरीका है, वो भी बदलता जा रहा है। हर टॉपिक, ये हमारे जो स्टैटिक जीके वाले भी टॉपिक हैं, इनसे भी प्रश्न आमतौर पर ऐसे पूछे जाते हैं जिनका करंट अफेयर से कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर एक हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको पता होना चाहिए आखिर करंट अफेयर में क्या क्या टॉपिक आते हैं और कितना पढ़ना है। तो यहाँ बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान रखिए। जो एग्जाम डेट होती है, एग्जाम डेट के 1 माह पहले से 1.5 साल पहले तक का सारा कुछ करंट अफेयर कहलाता है। 1 माह पहले, एग्जाम डेट के 1 माह पहले से पिछला 1.5 साल चले जाइए, वो सब कुछ करंट अफेयर है। और करंट अफेयर के अंतर्गत जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय घटनाक्रम, एक, दूसरा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, तीसरा खेल, चौथा चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, फेमस पर्सन, फेमस प्लेसेस, पांचवा इंपॉर्टेंट पुरस्कार, पुरस्कार में एमपी, इंडिया एंड वर्ल्ड तीनों के, छठवा महत्वपूर्ण पुस्तकें, सातवां जो वर्ष के प्रसिद्ध दिवस हैं, और आठवां फिल्म, टेलीविजन सीरियल और थिएटर। ये करंट अफेयर के अंतर्गत आपको आज की डेट में पढ़ना है। इसमें फिल्म, टेलीविजन और थिएटर भी आते हैं, पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट आती हैं, तो ये सभी करंट अफेयर है। तो 1.5 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है एग्जाम डेट के पहले, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा सभी के लिए। और करंट अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी एग्जाम का। इंडिया में आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एमपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी A to Z कोई एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उसमें प्री होता है तो प्री और मेंस होता है और इंटरव्यू होता है तो इसमें ना पूछे जाए। तो इससे आप बच नहीं सकते, इस पर फोकस करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर को खुद बनाइए, खुद लिखिए। खुद मतलब लिखिए, इसको रेडीमेड बुक से पढ़ने की लास्ट में कोशिश मत करिए। डेली का करंट अफेयर खुद ही एक रजिस्टर में लिखिए। डेली करंट अफेयर इन टॉपिकों में डिवाइड करिए, डेली करंट अफेयर लिखिए। बिल्कुल अक्षत, कैन बी अप्लाई दिस डेफिनेशन, देयर आर 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, बिल्कुल 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने ओरछा और ग्वालियर डिक्लेयर कर दिया है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका पहले से हैं, तो ये 5 हो गए, अभी डिक्लेयर किया है, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल यूज करिए। वर्ल्ड हेरिटेज इन एमपी, ग्वालियर, ओरछा बिल्कुल ऐड हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है। अब विपिन जी, जरा हम छात्रों को आप थोड़ा सा बताएं कि एक अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाया जाए अध्ययन का, थोड़ा सा इस पे जानकारी दें। एक बढ़िया टाइम टेबल कैसे क्रिएट करें हम? जी बताइए। टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। निश्चित रूप से पंक्चुअलिटी, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल आप ऐसा बनाइएगा जिसमें कि आपके ऑलमोस्ट जो देखिए वेरी करेगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा ये। अब आप किस एग्जाम को लेके जा रहे हो, एमपीपीएससी में किसको फोकस कर रहे हो, मेंस को फोकस कर रहे हो या प्री को फोकस कर रहे हो, तो मैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पे बात करूंगा और उस पर ये कहूंगा कि आप अपने टाइम टेबल में मेंस को फोकस करिए। प्री के लिए आप ऐसा मैनेज कर लीजिए टाइम टेबल में कहीं कि जिससे कि आप उसके लिए, मैंने जैसा पहले ही बोला था कि 200 एमसीक्यूज आप लगा पाओ कम से कम उस टॉपिक की जिसपे आप मेंस का आप स्टडी कर रहे हो उस पर। इसके अलावा टाइम टेबल में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पैनिक हो जाए आपका स्टडी, तो इसलिए पर्याप्त अपने आप को समय दीजिए, अपनी हॉबीज, अपना जो पैशन है जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं,
उसको जरूर समय दीजिएगा, ताकि उससे आपकी क्रिएटिविटी पनपेगी वहां से। और निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू लेवल तक पे मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो जो पैशन है या हॉबी है वो कुछ ऐसी क्रिएटिव पैशन या हॉबी करिए। वैसे इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं जैसे मेरी जो हॉबी है वो आप अपना है, वो या थर्ड पर्सन की हॉबी है, सक्सेसफुल की है तो वो आप अपना है। जिसमें आपको रिलैक्स फील होता हो, बस वो हॉबी हेल्दी हो, और उसको ऐड करें। और साथ साथ उसके द्वारा अपने आप को रिलैक्स फील करें। थोड़ा सा योगा को इम्पोर्टेंस दें। यदि अर्ली इन द मॉर्निंग स्टडी करते हैं तो ये द बेस्ट है, और नाइट स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कम से कम आपको 6 to 7 आवर की जो आपकी स्लीपिंग है वो हो पाए अच्छे से। और आप विषयों को विषय बार विभाजन कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि एक विषय का विभाजन करें, एक विषय को रखना है हमें नेक्स्ट 15 डेज में, तो वैसा करिए। आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट को रखना है, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पोटेंशियल पे वेरी करता है, इंटरेस्ट पे वेरी करता है। जी, मैं एक और थोड़ा सा इसको एलाबरेट कर देता हूँ। अगर वीक में हम इसे डिवाइड करना चाहें तो पहली मेरा कहना है 6 to 8 आवर्स पर डे, ये पहली चीज है, ये अनिवार्य है। दूसरा है 24/7 आपको अपने आसपास इन्वायरमेंट बनाना है स्टडी का, ये दूसरा पार्ट है। तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट कि आपको जो 7 दिन पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है। आपको हर हालत में पर डे 2 जीएस के टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप मॉर्निंग इवनिंग कैसे भी। चौथी चीज, जो आपका सैटरडे है, शनिवार का दिन है, ये पूरी तरह से रखिए एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए। और पांचवा जो आपका संडे है, ये पूरी तरह से रखिए आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप एटलीस्ट जीएस के 200 एमसीक्यू हल करेंगे, ये हर संडे की बात हो रही है। और 3 to 4 क्वेश्चन आप मेंस के हल करेंगे। ये एक बहुत सिंपल सा पैटर्न है। आपको 24 घंटे में पढ़ना 8 घंटे है, और ये 8 घंटे भी ध्यान रखिए आपको कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है। आप 1 घंटे पढ़ लो कभी किसी सुबह के टाइम, फिर दोपहर में 2 घंटे पढ़ लो, शाम के समय फिर 1 घंटे पढ़ लो, फिर रात में 3 घंटे पढ़ लो। ये आपसे डिवाइड करके पढ़िए, एक साथ इकट्ठी वन सिटिंग में बिल्कुल मत पढ़िए। और वन सिटिंग में ध्यान रखिए नॉट मोर देन 50 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा एक बार में वन स्ट्रेच में नहीं पढ़िए। 50 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक करिए, ये ब्रेक कर दीजिए 5 मिनट का। उस ब्रेक में क्या करना है, ऐसा नहीं कि बाहर निकल गए मोबाइल पे बात करने लगे और गाना सुनने लगे, नहीं। इस ब्रेक में क्या करना है, या तो आप ब्रेक में आंख बंद करिए और जो आपने अभी पढ़ा है 50 मिनट में उस पर रिवाइज करिए उसे, एक। दूसरा, या उस 5 मिनट में जो मैंने आपको बोला था स्टडी टेबल के सामने नक्शा एमपी इंडिया वर्ल्ड लगाया है उसे देखिए, उसमें से कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की चीजों को छांटने की कोशिश करिए कि कोयले के स्थल देख लिए, नदी का उद्गम देख लिया, या कोई भी चीज आप देखिए एमपी इंडिया वर्ल्ड में। तीसरी चीज, आप उस पर्टिकुलर 5 मिनट में चाहें तो, बहुत सारे लोग करते हैं, आपको भी बताता हूँ, अपने पास खाने की कोई चीज रखते हैं। आप खाने की कोई चीज का मतलब ये नहीं कि खाना खाने लगे, खाने की कोई चीज का मतलब होता है बहुत छोटा सा, नमकीन रख लीजिए, कोई चॉकलेट रख लीजिए, कोई छोटी चीज, उसे खाइए। ये अगेन आपके माइंड को रिचार्ज कर देगी नेक्स्ट 50 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट 50 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस प्रोसेस में आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है, इससे रिचार्ज आप बार बार होते रहोगे। 24/7 की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी। ये होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का अर्थ होता है आप डिक्लेयर करते हो अपनी फैमिली में, सर्किल में, ग्रुप में, परिवार में कि भैया मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूं, और इस पीएससी की तैयारी में अब मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और ये मैं बार बार डिक्लेयर करता हूं, तो उससे ही बनता है एनवायरनमेंट। जब आप क्रिएट करते हो एनवायरनमेंट, तो आपका परिवार, दोस्त, सर्किल सब आपके आसपास क्रिएट कर देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, फोकस बनाते हैं। तो ये करिए। फिर जीएस के 2 टॉपिक से अर्थ है कि मॉर्निंग में एक अलग टॉपिक, इवनिंग में अलग, दोपहर में अलग, आप उसे चेंज करते रहिए। कितने दिन? 3 to 5 डेज। स्टडी में जीएस के 2 टॉपिक आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे 3 to 5 डेज विद नोट्स। आप नोट्स बनाते जाइए 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन के बाद ये जीएस के दोनों टॉपिक फिर चेंज कर दोगे आप न्यू लाओ, फिर 3 से 5 दिन, फिर न्यू लाओ। ये पैटर्न, ये लूप बनाते जाइए आप हर बार। जैसे ही आप ये लूप बना देंगे, सबसे बिगेस्ट फायदा क्या होता है,
आमतौर पर जो छात्रों की पढ़ने की स्टाइल है, पढ़ने का पैटर्न है, वो ये होता है कि वो एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री, तो वो 1 महीने हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर पॉलिटी पढ़ा, 1 महीने पॉलिटी पढ़ डाला, पूरा उस बुक को खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हिस्ट्री का नंबर जब रिपीट में आएगा तो 6 महीने हो चुके होंगे, फिर कोई फायदा नहीं, आप सब भूल चुके हो हिस्ट्री। इससे, और दूसरा सबसे बड़ी चीज है, जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड डिजाइन ही नहीं, हमारा दिमाग डिजाइन ही नहीं है एक चीज को कंटिन्यूस पढ़ने के लिए। हमारे दिमाग को बार बार चेंज चाहिए, तो चेंज के लिए ही 3 से 5 दिन एक टॉपिक को पढ़िए, फिर बदलिए, फिर पढ़िए, तो ये बन जाएगा एक लूप, और उस लूप से जीएस के टॉपिक आपके दिमाग से बार बार गुजरेंगे, जिससे वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और छठवीं और लास्ट पैटर्न, याद कैसे रखा जाए? याद रखने के 3 तरीके, 24 आवर्स में रिपीट करिए, 1 वीक में रिपीट करिए, 1 मंथ में रिपीट करिए। जो चीज आपने आज पढ़ी है उसे विद इन 24 आवर रिपीट कर लीजिए, विद इन 1 वीक रिपीट करिए, विद इन 1 मंथ रिपीट करिए। ये चीज आपको 60 से 70% परमानेंट याद हो जाएगी। इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें करना है। अगर हम इसको करते जाएंगे तो बिल्कुल फिक्स है, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये सिंपल सा पैटर्न है। क्वेश्चन अक्षत लिख के दे दीजिए, क्योंकि वो जो आपका अटैचमेंट है वो खुलता नहीं है, ये अटैचमेंट खुलते नहीं है इसमें, तो आप तो लिख दो क्वेश्चन क्या है। विपिन जी कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो ये लास्ट जो थिंग कही है, ये पीरियोडिक रिवीजन पे मैं भी बोलना चाहता था। आपने बता ही दिया है कि पीरियोडिक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स, 1 वीक, मंथ, आप जो भी कर रहे हैं, और ये बढ़िया भी है थोड़ा सा। यदि ये डिपेंड करता है आप प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। प्रिपरेशन के लिए आपके पास ज्यादा समय है, 5 साल है, 3 साल है, तो आप सिंगल सब्जेक्ट से भी जा सकते हो, 15 डेज का स्लॉट बना के। और यदि आपके पास टाइम कम है तो ये थोड़ा सा जैसे डिश चेंज करते हैं, अलग अलग खाते हैं, सुबह अलग, शाम को अलग, तो उसमें इंटरेस्ट आता है, नो डाउट। इससे निश्चित रूप से सही स्ट्रेटजी कहलाएगी। जी जी बिल्कुल। कोई आपका कोई क्वेश्चन और हो तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि टाइम हमको अलॉटेड तो 30 मिनट था, लेकिन हम ऑलरेडी 50 मिनट पहुंच चुके हैं। तो एक आध क्वेश्चन और छात्रों आप लोगों को कोई अगर हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो। और तो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा। अक्षत कोई क्वेश्चन आपका जो आप अटैचमेंट में बोल रहे हो, आप उसे टाइप कर दो यहाँ, तो हम उसको और ले लेते हैं लास्ट, तो एक बेसिक वो हो जाएगा। अच्छा, एक ही और जब तक आप क्वेश्चन लिखा आपने, क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन इन एमपी के लिए 3, 5, 11 मार्कर आप अपने हिसाब से लिखें, फाइनल वही लिखें, पेपर में तो चलेगा। स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश में 3, 5 और 11 मार्कर अपने हिसाब से लिखें। देखो एक चीज है अक्षत, कि अपने हिसाब से का मतलब मैं समझ नहीं पाया। अपने हिसाब से मतलब जो बुक में है वो लिखना है या आपको अपने मन से लिखना? चलिए खैर ये मजाक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि आप बुक में से पढ़ के अपने हिसाब से लिखेंगे, तो आप आंसर लिखने के बाद उसे किसी टीचर से चेक कराइए, क्योंकि पहली बार वो सिलेबस का पार्ट जोड़ा गया है, तो आपके जो आंसर हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी है कि नहीं, ये चेक करना बहुत आवश्यक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तैयारी पहली बार कर रहा हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी वो क्वेश्चन, जब भी वो आंसर लिखे, तो एटलीस्ट किसी गुरु से, किसी सीनियर छात्र से जरूर चेक कराए, क्योंकि अपने मन से आप कभी नहीं समझ पाओगे कि ये अप टू द मार्क है कि नहीं, इसमें क्वालिटी है कि नहीं। जी विपिन जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये जोड़ना चाह रहा था इसमें कि जो स्वतंत्र आंदोलन की बात कर रहे हैं एमपी के, तो आप ये जब भी हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस के आंसर बनाते हो, तो इसमें एक विशेष बात होती है कि फैक्ट होते हैं स्पेशली, और फैक्ट एकदम सटीक यदि आप आंसर वहां लिख के आओगे और प्रिसाइज फॉर्म में, यानी जो कंसोलिडेट कर लेगा सारी चीजों को और प्रिसाइज फॉर्म में भी होगा, आपके वर्ड लिमिट में आ जाएगा, वो बेहतर होगा। आप अच्छी रेफरेंस इसके लिए, जैसे लाइक जो गवर्नमेंट बुक आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी, हिस्ट्री पे मान सकते हैं कि वो ठीक कह सकती है, बाकी थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है बाकी बुक्स। बाकी हिस्ट्री पर आप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी पे जा सकते हो, आप थोड़ा सा एमपी इन्फो पे भी जा सकते हो, उनकी कल्चरल हिस्ट्री साइट्स पे जा सकते हो। और इसमें आपने कहा है अपने हिसाब से लिखें, भाई हिसाब से तो देखो कुछ नहीं होता है, जो सटीक है हिस्ट्री में फैक्ट वो ही लिखना पड़ेगा आपको, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा, विद फिगर मैप स्पेशली आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। हाँ ये चीज एक अच्छी याद दिलाई विपिन जी आपने। सभी के लिए ये चीज भी मैं याद दिला ही दूं
कि कम से कम मिनिएचर मैप बनाने की प्रैक्टिस सभी लोग जरूर कर लीजिए आप लोग, कि इंडिया और वर्ल्ड का जो मैप बनाना है, एमपी का मैप बनाना है, वो छोटे साइज में बनाइए। उसको ऐसा ना हो कि आपने बड़े से मैप में बना दिया, पूरे बड़े में आपने मैप बना डाला। तो उसके लिए चूंकि क्लास टाइम ऑलरेडी वो था, तो ये मुझे लग रहा है इन्होंने उसको एक्सटेंड नहीं किया है। तो ये क्लास ऑलरेडी 30 मिनट की 55 मिनट हो गई है। तो सभी छात्रों के और भी जो प्रश्न हैं हम आने वाले समय में हम आते रहेंगे आपके सामने और आंसर देते रहेंगे। तो विपिन जी आपका बहुत धन्यवाद और सभी छात्रों का भी बहुत धन्यवाद। मैं सभी लर्नर से कहना चाहूंगा, अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और भी जो आपकी इस टॉपिक हो डाउट से रिलेटेड, वो हम फ्यूचर में आते रहेंगे फिर से। और आपका नमस्कार सभी।